आज हम देखने वाले हैं एक सर्वाइवल मूवी, जहां एक ऐसा भविष्य के दुनिया को दिखाया गया है जहां इंसानों के रहने के लिए एक बहुत ही अजीब शहर था। शहर के चारों तरफ एक अजीब दीवार थी जिसे कोई इंसान पार नहीं कर सकता था। तो असल में इस शहर में ऐसा क्या रहस्य छुपा है और क्यों यहाँ के लोग 200 सालों से फंसे हुए हैं और क्यों ये शहर से कभी बाहर नहीं जा पाए, यही सब हम इस मूवी में देखने वाले हैं। तो कहानी शुरू होती है भविष्य की दुनिया में, जहाँ हम देखते हैं कि पूरी दुनिया बिल्कुल तबाह हो चुकी है, यहाँ तक कि आसपास दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है। फिर हमें एक वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि वर्तमान में जो आप ये विनाशकारी दुनिया देख रहे हैं, कुछ साल पहले तक हमारी दुनिया ऐसी नहीं थी। दुनिया के हर कोने में इंसानों की बस्ती थी और टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा विकसित हो चुकी थी। हर इंसान बहुत ज्यादा ताकतवर बन गया था, लेकिन इस ताकत के सहारे लोग इतने हिंसक हो गए कि वे एक दूसरे से लड़ाई, युद्ध और अपनी ताकत साबित करने में लग गए, जिसके चलते धीरे धीरे दुनिया की हालत बहुत खतरनाक हो गई और पूरी दुनिया में विश्व युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध दुनिया के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था, जहां दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकें इस्तेमाल हुई थीं। उस समय धरती पर मौजूद न्यूक्लियर बम बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे, इसलिए युद्ध के परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया बिल्कुल तबाह हो गई। करोड़ों लोग मारे गए और भयानक रेडिएशन के चलते धरती पूरी तरह इंसानों के रहने के लिए अनुपयुक्त हो गई। पूरी दुनिया बन गई मानवीय रूप से खाली। हालांकि कुछ जगहों पर बहुत ही कम लोग बचे थे जो किसी तरह अपना जीवन बचा रहे थे। इस घटना के करीब 200 साल बाद हम देखते हैं शिकागो नाम का एक शहर, जो वर्तमान में दुनिया का एकमात्र शहर है जहां इंसान रहते हैं। इस शहर में लोग केवल शांतिपूर्ण तरीके से रहने के लिए शहर के चारों तरफ विशाल दीवारें बनाते हैं। ये सामान्य दीवारें नहीं थीं, बल्कि ये बेहद मजबूत और अत्याधुनिक तकनीक से बनी थीं। और इस शहर में सभी लोगों को इस दीवार के बाहर जाने की मनाही थी। शहर के हर व्यक्ति को हमेशा शहर के अंदर ही रहना पड़ता था और अगर कोई इस दीवार को पार करने की कोशिश करता तो उसे कड़ी सजा भुगतनी पड़ती। फिर हम शिकागो शहर को देखते हैं, जो बेहद आधुनिक था। यहाँ लगभग सब कुछ टेक्नोलॉजी से चलता था, लेकिन यहाँ के सभी लोग लगभग 5 तरह के कपड़े पहनते थे जो देखने में खास तरह के यूनिफॉर्म जैसे लगते थे। और हम यह भी जानते हैं कि इस शहर के लोगों को कुल 5 हिस्सों में बांटा गया था, जिन्हें मुख्य रूप से फ्रैक्शन कहा जाता है। इस शहर के लोगों को 5 हिस्सों में बांटने का कारण यह था कि यहाँ सब कुछ संतुलित तरीके से इस्तेमाल हो और यहाँ की जनसंख्या नियंत्रित रहे। तो पहले फ्रैक्शन का नाम है एविगेशन। इस फ्रैक्शन के लोग पूरी तरह निस्वार्थ प्रकृति के होते हैं। ये बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करते हैं और शहर के हर व्यक्ति की सहायता करते हैं। यही लोग मुख्य रूप से सरकार की तरफ से शहर को चलाने की जिम्मेदारी संभालते हैं। इस फ्रैक्शन के लोगों के कपड़े का रंग था ग्रे। दूसरे फ्रैक्शन का नाम था एरोडाइट। इस फ्रैक्शन के लोग बहुत ही बुद्धिमान और शिक्षित होते हैं। ये इतने प्रतिभाशाली थे कि मुख्य रूप से यही लोग शहर के वैज्ञानिक और शोध संबंधी काम करते थे। उनके कपड़े का रंग होता था नेवी ब्लू। तीसरे फ्रैक्शन का नाम है कैंडर। इस फ्रैक्शन के लोग बहुत ईमानदार होते हैं। ये हमेशा सच बोलते हैं। इन लोगों के कपड़े का रंग होता था सफेद और काला। चौथे फ्रैक्शन का नाम है एमिटी। ये मुख्य रूप से नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं। यहाँ उनका मुख्य काम कृषि करना है। यही लोग शहर के सभी लोगों के लिए सब्जियां और फल उगाते हैं। तो पांचवे फ्रैक्शन का नाम है डंटलेस। इस फ्रैक्शन के लोग मुख्य रूप से बहुत ही बहादुर और ताकतवर होते हैं। यही लोग शहर के मिलिट्री और सैनिकों की जिम्मेदारियां निभाते हैं। ये फ्रैक्शन मुख्य रूप से एविगेशन और एरोडाइट फ्रैक्शन के आदेश मानता है और उनके आदेश के अनुसार शहर में शांति और अनुशासन बनाए रखता है। इसके बाद हम शहर का एक और नियम जानते हैं। जब यहाँ के लोगों की उम्र 20 साल होती है तो वे अपनी पसंद का कोई भी फ्रैक्शन चुन सकते हैं, लेकिन अपनी पसंद के फ्रैक्शन में शामिल होने के लिए उन्हें एक खास प्रकार की परीक्षा पास करनी होती है, जिससे साबित हो कि वे वाकई उस फ्रैक्शन में रहने योग्य हैं। परीक्षा पास होने के बाद उन्हें उस फ्रैक्शन में ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद एक फाइनल परीक्षा और होती है और अगर वे उस परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो उन्हें उनकी चुनी हुई फ्रैक्शन में शामिल कर दिया जाता है। और अगर कोई व्यक्ति इस परीक्षा में फेल हो जाता है तो उसे किसी भी फ्रैक्शन में शामिल नहीं किया जाता। ऐसे लोगों को फ्रैक्शनलेस कहा जाता है। लेकिन इस शहर में फ्रैक्शनलेस लोगों की कोई कीमत नहीं होती, इसलिए हर फ्रैक्शनलेस व्यक्ति को समाज से बाहर निकाल दिया जाता है और उन्हें पूरे जीवन सड़कों पर भिखारी की तरह जीना पड़ता है। इसलिए कोई भी यहाँ फ्रैक्शनलेस बनना नहीं चाहता। इसके अलावा इस शहर में एक और तरह के लोग हैं जिन्हें डाइवर्जेंट कहा जाता है। ये लोग खास प्रकृति के होते हैं क्योंकि इनमें शहर के 5 फ्रैक्शन के गुण होते हैं, यानी उनके अंदर सभी फ्रैक्शन की विशेषताएं मौजूद होती हैं। दूसरे शब्दों में
कहें तो ये लोग बहुत ही सुपर पावर वाले होते हैं। इसके बाद हम ट्रेस नाम की एक लड़की को देखते हैं। आज ट्रेस अपनी फ्रैक्शन चुनने की परीक्षा देने जा रही है। वह अपने घर में तैयार हो रही थी, तभी उसकी माँ उसके पास आई और बोली, ट्रेस, क्या तुम अपनी परीक्षा के लिए नर्वस हो? ट्रेस ने कहा, बिल्कुल नहीं। आज वास्तव में ट्रेस और उसका भाई दोनों ही परीक्षा देने जा रहे थे, इसलिए ट्रेस की माँ बहुत नर्वस थी। उसे डर था कि अगर उसके बच्चे फ्रैक्शनलेस हो गए तो उन्हें अपना पूरा जीवन भिखारी की तरह बिताना पड़ेगा। वह ट्रेस को हिम्मत देती है और उसे परीक्षा के लिए शुभकामनाएं देती है। इसके बाद ट्रेस और उसका भाई हिम्मत जुटाकर परीक्षा देने के लिए जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि उनके जैसे और भी कई लड़के और लड़कियां परीक्षा देने आए हैं। तब उनके टेस्ट शुरू होने से पहले वहां एक महिला आती है और उन्हें कहती है, आपको डरने की कोई बात नहीं है। असल में ये टेस्ट वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से कराए जाएंगे, यानी टेस्ट के दौरान जो कुछ भी तुम देखोगे वह सच नहीं भी हो सकता है, लेकिन तुम्हें लगेगा कि वह सच है। इसलिए सामने कोई भी परिस्थिति आए, अपनी बुद्धि और क्षमता का इस्तेमाल करके जीतने की कोशिश करो, क्योंकि जीतने पर ही तुम अपनी पसंद के फ्रैक्शन में जा सकोगे, नहीं तो तुम फ्रैक्शनलेस बन जाओगे। इसके बाद यहाँ सभी अपने अपने पसंद के फ्रैक्शन चुनते हैं। असल में लोगों को विभिन्न फ्रैक्शन में बांटने का कारण यह है कि शहर में खाना, पानी और रहने के स्थान पर्याप्त हैं। अगर फ्रैक्शनलेस लोगों को अलग किया जाए तो उन्हें अतिरिक्त कुछ नहीं देना पड़ता। इसके अलावा हर फ्रैक्शन में लोगों को बांटने से वे केवल अपने फ्रैक्शन के काम में ही व्यस्त रहते हैं। यहाँ लोगों को केवल एक ही काम करना होता है, इसलिए हर ग्रुप में शांति और अनुशासन बनाए रखा जाता है। और चूंकि यहाँ के लोग केवल अपने काम पर ध्यान देते हैं और किसी अन्य फ्रैक्शन के बारे में नहीं सोचते, इसलिए हर व्यक्ति अपने फ्रैक्शन का काम बहुत अच्छे से करता है। इससे हर ग्रुप में शांति और अनुशासन बनाए रहता है। लोग यहाँ के नियमों के अनुसार बेहद शांतिपूर्ण तरीके से काम करते हैं। उन्हें जितना काम करना कहा जाता है उतना ही करते हैं, जिससे उन्हें नियंत्रित करना बहुत आसान होता है। इस कारण किसी भी व्यक्ति के बीच संघर्ष या लड़ाई नहीं होती। इस शहर का मुख्य उद्देश्य शांति और अनुशासन बनाए रखना है, क्योंकि एक बार लोगों के बीच यह संघर्ष युद्ध में बदल गया था, जिसने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था। अब ट्रेस अपनी परीक्षा देने के लिए एक सेंटर में जाती है, जहाँ टोरी नाम की एक डॉक्टर मौजूद है। टोरी यहाँ पहले ट्रेस को एक नीला लिक्विड पीने को देती है और उसके शरीर पर वर्चुअल रियलिटी का एक डिवाइस सेट कर देती है। इसके बाद ट्रेस वह लिक्विड पीती है। जैसे ही उसने इसे पिया और अपनी आंखें खोली, वह देखती है कि वह एक अजीब जगह पर है, जहां उसकी तरह कई और लड़कियां भी हैं। वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से विभिन्न घटनाएं उसके सामने घटित होती हैं और इसी से यह तय होगा कि वह किस फ्रैक्शन में जाएगी। शुरुआत में ट्रेस इतने सारे लड़कियों को देखकर डर जाती है, लेकिन तुरंत ही वे सभी गायब हो जाती हैं। उसके सामने एक बहुत ही हिंस्र कुत्ता आ जाता है, यहाँ तक कि वह अपने आप को भी वहां देखती है, लेकिन यह छोटा बच्ची ट्रेस था। फिर ट्रेस देखती है कि वह हिंस्र कुत्ता उस छोटी लड़की पर हमला करने वाला है। कुछ ही पल में ट्रेस सोचने लगती है कि वह उस लड़की को कुत्ते से कैसे बचा सकती है, लेकिन उसके पास सोचने का ज्यादा समय नहीं था। जैसे ही कुत्ता उस लड़की पर हमला करने वाला था, ट्रेस पीछे से कुत्ते पर छलांग लगाती है। वह बिल्कुल भी डरती नहीं थी और तुरंत ही वह कुत्ते को पकड़कर जमीन के साथ मिला देती है। फिर अचानक उसकी आंखें खुलती हैं, यानी ट्रेस की यह टेस्ट पूरी हो गई। इस टेस्ट से पता चलता है कि ट्रेस असल में डाइवर्जेंट थी, क्योंकि उसके अंदर केवल एक फ्रैक्शन नहीं बल्कि कई फ्रैक्शन के गुण मौजूद थे। यानी ट्रेस में बुद्धि, साहस, ताकत और किसी भी स्थिति से निपटने की क्षमता थी। इसके अलावा उसके अंदर लोगों की मदद करने की प्रवृत्ति भी थी, यानी वह लगभग सभी फ्रैक्शन की योग्य थी। और यह तथ्य वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से घटित घटनाओं से पता चला, क्योंकि इतने हिंस्र कुत्ते को देखकर ट्रेस ने पहले डर नहीं महसूस किया। फिर उसने बुद्धि से सोचा कि उस लड़की को कुत्ते से कैसे बचाया जाए और तुरंत ही उसने बिना डर के कुत्ते पर छलांग लगाई। उसने साहस के साथ कुत्ते का सामना किया और लड़की को बचाया। इतने सारे गुण केवल डाइवर्जेंट में ही पाए जाते हैं। जब टोरी ने ट्रेस का रिजल्ट देखा तो उसने जाना कि ट्रेस वास्तव में डाइवर्जेंट है। इससे वह थोड़ा डर गई और ट्रेस से कहती है, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूँ और यह बात तुम किसी को मत बताना। असल में तुम्हारा रिजल्ट डाइवर्जेंट आया है और अगर कोई आज तुम्हारे टेस्ट का रिजल्ट जानना चाहे तो तुम कहोगी कि किसी समस्या की वजह से तुम्हारा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन किसी को भी यह मत बताना कि तुम्हारा रिजल्ट डाइवर्जेंट आया है। लेकिन ट्रेस कुछ भी समझ नहीं पा रही थी कि टोरी उसे यह बात क्यों छुपाने को कह रही है, लेकिन टोरी और ज्यादा कुछ नहीं बताती। इसके बाद ट्रेस सीधे अपने घर चली आती है। रात में ट्रेस के माता पिता उसका रिजल्ट जानना चाहते हैं। तब ट्रेस उन्हें कहती है कि टेस्ट के दौरान उसका सिर घूम रहा था, इसलिए उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। कुछ दिनों बाद उसे फिर से टेस्ट देने के लिए कहा जाएगा। ट्रेस के पिता, जो कि एविगेशन फ्रैक्शन के सदस्य हैं, ट्रेस को बताते हैं कि वर्तमान में एरोडाइट फ्रैक्शन के लोग बहुत चालाक और सख्त हो रहे हैं। वे धीरे धीरे बाकी फ्रैक्शन पर अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। शायद भविष्य में यह फ्रैक्शन सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। असल में ये बातें बताते हुए
ट्रेस के पिता उसे समझाना चाहते थे कि कौन सा फ्रैक्शन चुनना सही होगा, क्योंकि बाद में वह अपना फ्रैक्शन बदल नहीं सकेगी। इसलिए वह अपनी बेटी को हर फ्रैक्शन की वर्तमान स्थिति के बारे में बता रहे थे। तो अगला दिन उनके फ्रैक्शन चुनने का दिन था, जिसे मुख्य रूप से चूजिंग सेरेमनी कहा जाता है। अगले दिन ट्रेस अपने पूरे परिवार के साथ वहां जाती है। वहां 5 फ्रैक्शन के ग्रुप मौजूद थे और हर ग्रुप का लीडर भी वहां आया था, क्योंकि जो भी फ्रैक्शन कोई चुनता है उसे उस ग्रुप के पास बैठना होता है। उनके सामने 5 सफेद पात्र रखे गए थे। इन 5 पात्रों में अलग अलग फ्रैक्शन के अनुसार कुछ तत्व रखे थे, जैसे एक पात्र में पानी, एक में मिट्टी, एक में कोयला और बाकी 2 पात्रों में पत्थर और कांच रखा हुआ था। और ये प्रत्येक तत्व अलग अलग फ्रैक्शन का प्रतिनिधित्व करता था। असल में यहाँ फ्रैक्शन चुनने के लिए हर किसी को अपने चुने हुए फ्रैक्शन के अनुसार एक बूंद खून देना होता है। इसके बाद हर कोई अपनी पसंद के पात्र में खून की बूंद डालता है। ये सब ट्रेस देख रही थी, लेकिन ट्रेस अपने कल के टेस्ट के रिजल्ट को लेकर काफी कंफ्यूज थी। ठीक इसी समय ट्रेस को उसके फ्रैक्शन चुनने के लिए बुलाया जाता है। ट्रेस सीधे उन पात्रों के सामने जाती है और बिना ज्यादा सोचे अपनी एक बूंद खून को कोयले वाले पात्र में डाल देती है। यह पात्र डंटलेस फ्रैक्शन का था। ट्रेस के माता पिता यह देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ट्रेस इतनी कठिन और चुनौतीपूर्ण फ्रैक्शन चुनेगी। डंटलेस फ्रैक्शन के लोगों में बहुत साहस और ताकत होनी चाहिए और उन्हें यहाँ सैनिक बनने के लिए कई कठिन स्टेज पार करने होते हैं। लेकिन बचपन से ही ट्रेस की पसंदीदा फ्रैक्शन डंटलेस थी, क्योंकि वह खुद को बहुत साहसी और ताकतवर मानती थी। इसके बाद ट्रेस का भाई एरोडाइट फ्रैक्शन चुनता है, जहां मुख्य रूप से शिक्षित और बुद्धिमान लोग काम करते हैं। इसके बाद सभी ने अपनी पसंद के फ्रैक्शन चुनने के बाद उन्हें उस विशेष क्षेत्र में ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है। फिर हम डंटलेस ग्रुप को देखते हैं। यहाँ पता चलता है कि डंटलेस ग्रुप 2 भागों में बंटा हुआ था। एक का लीडर एरिक था, जो बहुत साहसी और ताकतवर था, और दूसरे का लीडर 4 था, जो एरिक की तरह ही साहसी और ताकतवर था। ट्रेस 4 के ग्रुप में थी। आज से ट्रेस और बाकी नए मेंबर्स की ग्रुप ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन ट्रेनिंग के पहले ही दिन से ट्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब रहता है, जिससे कुछ ही दिनों में उसका रैंक सबसे नीचे चला जाता है। इसके चलते ट्रेस अंदर से काफी डिमोटिवेट होने लगती है। एक दिन 4 ट्रेस से उसका नाम पूछता है। ट्रेस उसे बताती है कि उसका नाम ट्रिस है। वह अपना असली नाम किसी को नहीं बताती, क्योंकि वह सभी से अपनी पहचान छुपाकर डंटलेस फ्रैक्शन में एक नई पहचान बनाना चाहती। हालांकि ट्रेस का प्रदर्शन बहुत खराब था, लेकिन 4 देख सकता था कि अगर उसे थोड़ी मदद मिले तो वह बहुत अच्छा कर सकती है। इसलिए 4 ट्रेस की मदद करना चाहता है। ट्रेस इस पर बहुत खुश होती है। इसके बाद कई दिनों तक 4 ट्रेस को विभिन्न तकनीकें सिखाता है, लेकिन एक दिन जब ट्रेस अपनी प्रतियोगी के साथ फाइट करती है तो उसे बहुत जोर का नुकसान होता है और वह अपनी प्रतियोगी को चोट भी नहीं पहुंचा पाती। इसका मतलब है कि ट्रेस को अभी और बहुत अधिक ट्रेनिंग की आवश्यकता थी। लेकिन आज की फाइट में इस तरह हारने के कारण ट्रेस खुद को बहुत शर्मिंदा और डिमोटिवेट महसूस करती है। लेकिन इन कुछ दिनों में ट्रेस ने ग्रुप में कई दोस्त बना लिए थे। वे सभी मिलकर बार बार ट्रेस को मोटिवेट करते। उसका मन अच्छा करने के लिए वे उसे शहर के विभिन्न हिस्सों में घुमाने भी ले जाते। साथ ही वे सभी अपने शरीर पर एक ही टैटू बनवाते हैं, जिससे ट्रेस का मन काफी खुश हो जाता है। वास्तव में यह टैटू टोरी नामक उस महिला द्वारा बनवाया जा रहा था, जिसने ट्रेस को उसके टेस्ट रिजल्ट के बारे में छुपाने को कहा था। टोरी यहाँ ट्रेस को देखकर काफी इग्नोर कर रही थी, लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही थी ये ट्रेस खुद नहीं जानती। इसके बाद अगले दिन से ट्रेस सुबह सबसे पहले उठकर ट्रेनिंग में लग जाती है। वह खुद को मजबूत बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। इसी समय 4 आता है और उसे सिखाता है कि विरोधियों का सामना कैसे करना है और उसे कुछ खास ट्रिक्स सिखाता है। ट्रेस 4 का धन्यवाद करती है। उसी दिन उनके 2 ग्रुप्स के बीच एक और फाइट होती है। आज फाइट करने वाली है क्रिस्टिना और मुलिन नाम की 2 लड़कियां। काफी समय तक दोनों के बीच जोरदार फाइट होती है। क्रिस्टिना मुलिन को काफी मारती है। हालांकि मुलिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में मुलिन क्रिस्टिना के सामने हार जाती है। तब एरिक मुलिन के पास आता है और कहता है, तुमने काफी दर्द सहा है ना? तुम्हें शायद मदद की जरूरत है। क्या मैं तुम्हें उठा दूं? मुलिन सिर हिलाकर हाँ कहती है। एरिक उसके पास हाथ बढ़ाकर उसे उठाता है और सीधे मुलिन को एक बहुत ऊंचे ब्रिज के पास ले जाता है। फिर वह उसे धक्का देकर नीचे फेंक देता है और गुस्से में कहता है, अगर अगली बार भी तुम गलती करोगी और हार जाओगी तो मैं तुम्हें पकड़कर नहीं रखूंगा, बल्कि सीधे नीचे फेंक दूंगा। इसके अलावा वह उससे कहता है, तुम्हें क्या लगता है हमने अपना ग्रुप टाइम पास और मजा करने के लिए खोला है? हमारा समय बहुत कीमती है, क्योंकि हमें लगातार कई योग्य लड़कों और लड़कियों को ट्रेन करना पड़ता है। अगर तुम्हारे अंदर साहस और ताकत नहीं है तो तुम इस फ्रैक्शन में क्यों आई हो? अगर तुम खुद को साबित नहीं कर सकती तो आज ही यहाँ से निकल जाओ और हमारा समय बर्बाद मत करो। इतना कहने के बाद वह मुलिन को वहीं लटका कर रख देता है। जब ट्रेस ये सब देखती है तो वह
बहुत डर जाती है। इसके अलावा एरिक का यह व्यवहार ट्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए ट्रेस एरिक से काफी उल्टा पाल्ट बातें करती है और उसे बहुत गालियां देती है। एरिक को भी इस पर ट्रेस पर बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वह अगले दिन ट्रेस से बदला लेने के लिए ट्रेस और अपनी टीम के एक लड़के की फाइट का इंतजाम करता है। उस लड़के का नाम पीटर था। पीटर एरिक की सबसे ताकतवर टीम मेंबर था। एरिक यह इसलिए कर रहा था ताकि ट्रेस को सबके सामने नीचा दिखा सके। ट्रेस लाख कोशिशों के बावजूद पीटर का सामना नहीं कर पाती। पीटर उसे इतना मारता है कि ट्रेस जमीन पर गिर पड़ती है और पीटर के सामने हार जाती है। ट्रेस की हार को देखकर एरिक को मौका मिल जाता है और वह इस बहाने उसे डंटलेस फ्रैक्शन से निकाल देता है। जब ट्रेस को यह खबर मिलती है तो वह बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती। असल में जहां उन्हें फाइट कराई जाती थी वह जगह मुख्य शहर से बहुत दूर थी, इसलिए डंटलेस ग्रुप के सभी लोग वहां पहुंचने और वापसी के लिए ट्रेन का इस्तेमाल करते थे। लेकिन आज उन्होंने ट्रेस को यहाँ छोड़कर चला दिया। लेकिन ट्रेस इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, इसलिए वह जल्दी से वहां से निकलती है और तेजी से उस ट्रेन के पीछे दौड़ने लगती है, जिसे फोर दूर से देख लेता है। फोर तब ट्रेस की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे डंटलेस फ्रैक्शन की ट्रेन में चढ़ने में मदद करता है। असल में फोर अभी भी ट्रेस को अपनी टीम में रखना चाहता था, इसलिए वह सबको बताता है कि वह खुद ट्रेस को लेकर आया है। इसके बाद अगले दिन फोर और एरिक की टीम के बीच एक प्रतियोगिता होती है। सभी उस प्रतियोगिता के बारे में बात कर रहे थे। यह प्रतियोगिता एक प्रकार के फ्लैग का उपयोग करती है, जिसमें विशेष प्रकार की रोशनी जलती है। इस फ्लैग को बहुत ऊंचे टावर के किसी छिपे हुए स्थान पर रखा जाता है, जिसे दोनों टीमों में से कोई नहीं जानता। और यह प्रतियोगिता मुख्य रूप से उस फ्लैग के इर्द गिर्द होती है। प्रतियोगियों को उस फ्लैग को ढूंढना होता है और इन दो टीमों में जो टीम सबसे पहले फ्लैग खोज लेगी वही इस प्रतियोगिता की विजेता टीम होगी। इस प्रतियोगिता में जीतने के लिए वे एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं, लेकिन इन गोलियों का इस्तेमाल केवल विरोधियों को रोकने के लिए होता है और कोई भी गंभीर चोट नहीं पहुंचती। अगले दिन रात में उनकी प्रतियोगिता शुरू होती है। इसके बाद सभी जल्दी से मिलकर उस फ्लैग को खोजने निकल पड़ते हैं, लेकिन ट्रेस बहुत बुद्धिमान थी और साहसी भी थी, इसलिए उसने समय बर्बाद किए बिना जल्दी से ऊंची जगहों पर चढ़ना शुरू कर दिया। उसने अपनी टीम के सभी मेंबर से कहा कि अगर वे ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो दूर से फ्लैग को देख पाएंगे और इसे खोजना उनके लिए आसान हो जाएगा। ट्रेस की बात सुनकर फोर और बाकी सभी भी ऊंचाई पर चढ़ने लगते हैं। हालांकि फोर खुद ऊंचाई पर बिल्कुल चढ़ नहीं सकता था, फिर भी वह किसी तरह ट्रेस के पीछे बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है। इसके बाद वे दूर से उस फ्लैग को देख पाते हैं। फिर जितनी जल्दी हो सके वे जल्दी से फ्लैग के पास पहुंचते हैं और इसे हाथ में लेकर सभी को दिखाना शुरू कर देते हैं। अब चूंकि वे दोनों सबसे पहले फ्लैग को खोजने में सफल हुए हैं, इसलिए उनकी टीम आज की प्रतियोगिता की विजेता टीम बन जाती है। इस प्रतियोगिता में जीतने के कारण ट्रेस की रैंक काफी बढ़ जाती है। वहीं ट्रेस की इतनी बुद्धि और साहस देखकर एरिक भी आज ट्रेस से बहुत प्रभावित होता है। पहले उसने ट्रेस को काफी कमजोर समझा था, लेकिन आज उसने महसूस किया कि ट्रेस में बहुत साहस और बुद्धि है जो उनके डंटलेस फ्रैक्शन के लिए बहुत काम आएगी। इसीलिए ट्रेस पर से उसका सारा गुस्सा दूर हो जाता है। अगले दिन सुबह ट्रेस के पास उसकी माँ चुपके से आती है। वह ट्रेस से कुछ महत्वपूर्ण बातें करना चाहती थी। वह ट्रेस से कहती है, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत चिंता हो रही है ट्रेस, तुम ठीक हो ना? सच सच मुझे बताओ, उस दिन सच में तुम्हारा टेस्ट का कोई रिजल्ट नहीं आया था क्या? ऐसा होना तो संभव नहीं है। यहाँ कभी किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ। कोई ना कोई रिजल्ट तो आना ही चाहिए था। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? यह सुनकर ट्रेस अपनी माँ को पूरी सच्चाई बता देती है। वह उसे बताती है कि वह असल में एक डाइवर्जेंट है। ये सुनकर ट्रेस की माँ बहुत डर जाती है और उसे कहती है कि ट्रेस ये बात किसी को भी मत बताना। ट्रेस अपनी माँ से पूछती है कि डाइवर्जेंट होना अच्छा है या बुरा और उसे ये बात सबसे क्यों छुपानी पड़ेगी। ट्रेस की माँ उसे समझाती है कि डाइवर्जेंट बहुत खास लोग होते हैं जिनमें पांचों फ्रैक्शन की सभी खूबियां होती हैं। तुम बहुत खास हो और यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खतरे की बात है। असल में वर्तमान में इस शहर में सारी ताकत एरोडाइट फ्रैक्शन के पास है, जिनके लोग बहुत ही शिक्षित और बुद्धिमान हैं और अब वे डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों को मार रहे हैं। फ्रैक्शनलेस लोग भी इस शहर में रह सकते हैं, लेकिन डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों को पूरी तरह खत्म कर दिया जाता है, क्योंकि इस कैटेगरी के लोग शहर के लिए सबसे बड़े खतरे माने जाते हैं। उनके अंदर पांचों फ्रैक्शन की शक्तियां होती हैं, इसलिए उन्हें किसी एक फ्रैक्शन में नहीं रखा जा सकता। शहर के नियम ये हैं कि जिस किसी को किसी फ्रैक्शन में रखा जाएगा उसे केवल उसी फ्रैक्शन का काम करना होगा, लेकिन डाइवर्जेंट लोगों का सोचने समझने का तरीका बिल्कुल अलग होता है, इसलिए उन्हें बाकी की तरह नियंत्रित करना नामुमकिन है। अगर उन्हें शहर में रहने दिया जाए तो बहुत कम समय में वे शायद अपना एक बड़ा ग्रुप बना लेंगे, जो बाकी पांचों ग्रुप के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। और चूंकि डाइवर्जेंट लोगों में साहस, शक्ति और ताकत जैसी सभी शक्तियां होती हैं, वे किसी भी समय अपना ग्रुप बनाकर बाकी पांचों ग्रुप को खत्म कर सकते हैं और खुद शासन कर सकते हैं। और मुख्य रूप से इसी कारण डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों को मार दिया जाता है। ये सब जानकर ट्रेस खुद भी बहुत डर जाती है और वह अब से बहुत सावधानी से रहने का फैसला करती है। उस दिन जब ट्रेस डंटलेस फ्रैक्शन के लिए ट्रेनिंग लेने जाती है तो उसे पता चलता है कि कल की प्रतियोगिता में उसके अच्छे प्रदर्शन के कारण उसे आज स्टेज 1 से स्टेज 2 में प्रमोट किया गया है।
स्टेज 2 की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग थी। यहाँ उसे मुख्य रूप से वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से खुद को साबित करना होता है। उसे विभिन्न खतरनाक और भयानक घटनाओं का सामना करते हुए अपनी बुद्धि और दिमाग का इस्तेमाल कर बचे रहना होता है, और इन सभी वर्चुअल रियलिटी में उनके द्वारा लिए गए निर्णय और कदमों पर निर्भर करता है कि वे इस ग्रुप में टिक पाएंगे या नहीं। ट्रेस इस बात को लेकर काफी डर रही थी, लेकिन फोर उसे साहस देता है। इसके बाद धीरे धीरे कई लोगों की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद अब ट्रेस की बारी आती है। अंदर जाते ही उसके शरीर में एक तरह का लिक्विड डाला जाता है, जिससे तुरंत ही ट्रेस की आंखें खुलती हैं और वह वर्चुअल रियलिटी में खुद को एक बहुत बड़े खाली मैदान में पाती है। उसके सामने एक विशाल दीवार खड़ी थी। दीवार बिल्कुल उनके शहर के चारों तरफ लगी दीवार जैसी थी। ट्रेस जब वहां चुपचाप खड़ी थी, तभी उसके पास बहुत सारे कौवे आते हैं और उसे हमला करने लगते हैं। ट्रेस बहुत डर जाती है और घबराकर वहां मौजूद एक नालियों में गिर जाती है, लेकिन वह खुद को यह कहकर हिम्मत देती है, बिल्कुल डर मत ट्रेस, ये असली नहीं है, ये सिर्फ तुम्हारी कल्पना की दुनिया है। अगर तुम साहस रखोगी और शांत रहोगी तो यहाँ से बाहर निकल सकती हो। ट्रेस यह सोचते सोचते वहां से निकलकर एक और वर्चुअल दुनिया में पहुंच जाती है, जहां वह खुद को एक बहुत बड़े कांच के बॉक्स के अंदर देखती है। वहां खड़ी होकर ऊपर देखने पर वह पाती है कि उसके ऊपर पानी गिर रहा है और धीरे धीरे वह कांच का बॉक्स पानी से भरने लग रहा है। लेकिन इसी समय वह सामने देखती है कि उसके दोस्त उसकी इस हालत को देखकर उसकी तरफ देखकर हंस रहे हैं, और यहाँ ट्रेस अपने सामने पड़े कांच में अपना प्रतिबिंब देखती है। वह ध्यान देती है कि यह कांच बहुत पतला है और वह चाहकर इसे हाथ से तोड़ सकती है। फिर वह अपनी सोच के अनुसार ऐसा करती है और इस तरह वह इस कांच से बाहर निकल पाती है। साथ ही उसकी आंखें खुल जाती हैं और वह असली दुनिया में लौट आती है। असल में ट्रेस की सोच और समझ बिल्कुल ब्रिलियंट लोगों जैसी थी। वह हमेशा सामान्य लोगों की तुलना में चीजों को थोड़ा अलग तरीके से सोचती थी, क्योंकि पहली घटना में भले ही वह वर्चुअल दुनिया में थी, वह याद रख पाई कि यह केवल एक वर्चुअल दुनिया है, इसलिए उसे साहस रखकर यहाँ से बाहर निकलना था। और दूसरी बार भी उस पानी वाले टैंक की घटना में वह बार बार यह सोच रही थी कि किसी भी हाल में उसे यहाँ से बाहर निकलना ही होगा, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके वह आसानी से यहाँ से बाहर निकल जाती है। लेकिन ट्रेस की यह सारी गतिविधियां फोर देख रहा था। फोर ट्रेस को इतनी जल्दी वर्चुअल रियलिटी से बाहर निकलते देख बहुत हैरान होता है। फोर तब ट्रेस से कहता है, ये कैसे संभव है? तुम्हारे पास कोई सुपर पावर है क्या? तुम हमारी ग्रुप की पहली ऐसी व्यक्ति हो जिसने सिर्फ 3 मिनट में इतनी कठिन सिमुलेशन से बाहर निकल पाई। लेकिन ट्रेस किसी तरह इस विषय को टालने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फोर तब ट्रेस से पूछता है, तुम्हारे एप्टीट्यूड टेस्ट का रिजल्ट क्या आया था? फोर असल में उस रिजल्ट के बारे में जानना चाहता था, जिससे यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति को किस फ्रैक्शन में रखा जाएगा। लेकिन ट्रेस यहाँ मामले को संभाल लेती है और उसे बताती है कि उसका फ्रैक्शन आया एविगेशन। फिर भी फोर को यह बात भरोसेमंद नहीं लग रही थी। लेकिन ट्रेस किसी तरह वहां से निकल जाती है और सीधे टोरी के पास जाती है, वही लड़की जिसने उसका फ्रैक्शन टेस्ट किया था। ट्रेस टोरी से पूछती है कि टोरी ने उसे उस दिन सबके सामने अपनी बात छुपाने के लिए क्यों कहा और क्यों उसने उसे डाइवर्जेंट के बारे में मदद की। टोरी तब बताती है कि ट्रेस की उम्र में उसका एक छोटा भाई था जिसे वह बहुत प्यार करती थी। जब उसके भाई का टेस्ट हुआ तो पता चला कि वह भी डाइवर्जेंट है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक उसका भाई गायब हो गया और ठीक 4 दिन बाद उन्हें शहर के किसी हिस्से में उसके भाई का शव मिला। इसके बाद पता चला कि शहर के अलग अलग हिस्सों में डाइवर्जेंट कैटेगरी के कई और शव भी पाए गए हैं। टोरी तो समझ जाती है कि उसके भाई की मौत का असली कारण यही था कि वह डाइवर्जेंट था, और इस घटना के बाद से टोरी जितने भी लोगों का टेस्ट कर चुकी है और पता चला कि वे डाइवर्जेंट कैटेगरी के हैं, उसने उन सबको पहले से ही चेतावनी दे दी है ताकि वे इस बारे में किसी को न बताएं। असल में इस शहर को जो बनाया गया था उसके नियम ऐसे बनाए गए थे कि यहाँ रहने वाले लोग स्वतंत्र रूप से सोच न सकें। उन्हें केवल फ्रैक्शन के अनुसार काम करना होता है और स्थिति के हिसाब से अपनी सोच नहीं बदल सकते। इसके अलावा एक और बात है, असल में हर फ्रैक्शन में लोगों को जोड़ते समय उनके शरीर में एक तरह का लिक्विड डाला जाता है और इसी लिक्विड के जरिए वे नियंत्रित रहते हैं। लेकिन डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों पर यह लिक्विड बिल्कुल असर नहीं करता और इसी वजह से एरोडाइट ग्रुप उन्हें मार रहा है। अब ये सब बातें जानकर ट्रेस बहुत ज्यादा डर जाती है और इस बार मदद के लिए वह सीधे अपने भाई साइरस के पास चली जाती है। और साइरस इस समय एरोडाइट ग्रुप का ही मेंबर है। जब वह अपने भाई साइरस से बात कर रही होती है तभी वहां जेने नाम की एक महिला आती है और जेने एरोडाइट ग्रुप की लीडर है। जेने ट्रेस से कहती है, अगर तुम्हें किसी भी चीज में मदद की जरूरत हो तो मुझे आकर बताना और ध्यान रखना कि डाइवर्जेंट कैटेगरी के लोगों से सुरक्षित रहो। अब जब ट्रेस अपने भाई साइरस को अकेला पाती है, वह उसे अपने फ्रैक्शन के बारे
में सब कुछ बता देती है और यह भी बताती है कि वह असल में एक डाइवर्जेंट है, इसलिए उसे अब अपने भाई की मदद की जरूरत है और वह अपने फ्रैक्शन के सारे सीक्रेट्स जानना चाहती है। लेकिन साइरस उसे बताता है कि वह अपनी टीम के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेगा, जो भी उसके टीम के लोग उसे करने को कहेंगे वही करेगा, इसलिए वह ट्रेस को कोई मदद नहीं कर पाएगा। यह सुनकर ट्रेस का मन बहुत उदास हो जाता है और वह वहां से चली जाती है। लेकिन कुछ ही दूर जाने पर अचानक कुछ लोग काले कपड़े पहने उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। वे सब मिलकर उसे जोर जोर से एक बहुत गहरे खाई में फेंकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन इतने समय की प्रैक्टिस के कारण ट्रेस अब बहुत अच्छी फाइटर बन चुकी थी, इसीलिए वह कुछ ट्रिक्स फॉलो करके उन्हें मार देती है और उनकी हालत बिल्कुल खराब कर देती है। इसके बाद वह उनमें से किसी एक का मास्क खींचकर हटा देती है और देखती है कि वह कोई और नहीं बल्कि उसका बहुत प्यारा दोस्त एल है। यह देखकर ट्रेस बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वह सोच भी नहीं सकती कि उसका इतना प्यारा दोस्त उसे मारना चाहता है। लेकिन असल में एल ट्रेस को मारना नहीं चाहता था, बल्कि वह अपनी ग्रुप में अपना रैंक बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहा था। और तभी वहां फोर्ट आ जाता है। फिर फोर्ट किसी तरह ट्रेस को वहां से बाहर ले जाता है। फोर्ट असल में ट्रेस से प्यार कर बैठा है और ट्रेस के लिए भी फोर्ट के प्रति प्यार का एहसास पैदा हो चुका है। यहाँ फोर्ट ट्रेस के लिए बहुत चिंता कर रहा था क्योंकि वह थोड़ा बहुत समझ चुका था कि ट्रेस असल में एक डाइवर्जेंट है, इसलिए फोर्ट यह सुनिश्चित करना चाहता था कि कोई भी ट्रेस का यह रहस्य न जाने। इसी वजह से फोर्ट ट्रेस को फिर से उस लैब में ले जाता है और उसके शरीर में लिक्विड पंप करता है। फोर्ट ट्रेस से कहता है, हर सिमुलेशन में तुम केवल डॉन्टलेस फ्रैक्शन के बारे में सोचोगी। डॉन्टलेस फ्रैक्शन के लोग जो करते हैं वही तुम करोगी और किसी और चीज के बारे में नहीं सोचोगी। फोर्ट खुद भी ट्रेस के सिमुलेशन में शामिल हो जाता है ताकि वह उसे दिखा सके कि अगले सिमुलेशन टेस्ट में उसे वास्तव में क्या करना चाहिए। दोनों देखते हैं कि वे अब बहुत ऊंचे एक ब्रिज पर हैं। ट्रेस फोर्ट से कहती है, बिल्कुल डर मत फोर्ट, मैं जानती हूँ कि तुम्हें ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन यह सिर्फ एक सिमुलेशन है। हमें यहाँ से कूदना होगा, तभी हम अगले सिमुलेशन में पहुंचेंगे। लेकिन फोर्ट ट्रेस से कहता है, तुम यहाँ गलती कर रही हो ट्रेस। अगर तुम यहाँ ट्रिक्स इस्तेमाल करोगी तो तुम एरोडाइट फ्रैक्शन में चली जाओगी और इस तरह पकड़ में आ जाओगी। तुम्हें केवल डॉन्टलेस फ्रैक्शन के बारे में सोचना है और फ्रैक्शन के हिसाब से तुम्हें अपनी बुद्धि नहीं बल्कि जो टास्क दिया गया है उसे पूरा करना है। फोर्ट आगे कहता है, अब हमें दोनों को इस ब्रिज को पार करना होगा। ट्रेस अब पूरी तरह से समझ जाती है कि उसे क्या करना है। इसके बाद वह फोर्ट के साथ ब्रिज के दूसरी तरफ चली जाती है। इस तरह वे कई और सिमुलेशन पार कर लेते हैं। इन सिमुलेशनों के दौरान फोर्ट ट्रेस को यह सिखा देता है कि कैसे वह केवल अपने फोकस को डॉन्टलेस फ्रैक्शन पर रखे। असल में हर सिमुलेशन फोर्ट के जीवन के किसी न किसी हिस्से का ही हिस्सा था। तो अब वे मार्कस नामक एक व्यक्ति के सामने आते हैं जो उनके शहर के एविगेशन फ्रैक्शन का लीडर था। ट्रेस यहाँ जानती है कि मार्कस असल में फोर्ट के पिता हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फोर्ट के अंदर सब कुछ बिल्कुल ट्रेस की तरह है, यानी उसके अंदर भी इमोशन, टैलेंट, साहस, शक्ति और हर परिस्थिति में अपने विचार बदलने की क्षमता है। साथ ही उसके अंदर भी हर फ्रैक्शन की ताकत मौजूद है, यानी वह भी ट्रेस की तरह डाइवर्जेंट है और अब तक इस बात को उसने सबके सामने नहीं बताया। यह जानकर ट्रेस फोर्ट को गले लगाती है और साथ ही वे सिमुलेशन से बाहर आ जाते हैं। इसके बाद वे दोनों बाहर देखते हैं कि एरोडाइट फ्रैक्शन के पास जो माइंड कंट्रोल सीरम है उसे वे बहुत बड़ी गाड़ी में लोड कर रहे हैं और इस तरह ट्रेस कई और टास्क पूरे कर देती है, जिससे किसी को भी पता नहीं चलता कि वह असल में एक डाइवर्जेंट है। और क्योंकि वह बहुत ही स्मार्ट तरीके से सारे टास्क पूरे कर देती है, इसलिए आखिरकार उसे डॉन्टलेस फ्रैक्शन में शामिल कर लिया जाता है। ट्रेस के साथ साथ उसके दो प्रिय दोस्त भी यहाँ सिलेक्ट हो जाते हैं, जिससे वे सभी बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में ट्रेस यह ध्यान देती है कि डॉन्टलेस फ्रैक्शन के सभी टीम मेंबर्स को एरोडाइट फ्रैक्शन के लोग मैनिपुलेट कर रहे हैं। यहाँ तक कि आज वे हर किसी की गर्दन में एक तरह का ट्रैकिंग डिवाइस भी सेट कर रहे हैं। ये दरअसल एरोडाइट फ्रैक्शन की एक योजना थी। वे इस डिवाइस की मदद से डॉन्टलेस ग्रुप के सभी मेंबर्स को अपने कंट्रोल में लाना चाहते थे, क्योंकि वे डॉन्टलेस ग्रुप के टीम मेंबर्स के जरिए एविगेशन फ्रैक्शन के सारे लोगों को मारना चाहते थे। असल में कुछ महीनों से एविगेशन फ्रैक्शन के लोग उनके कंट्रोल में नहीं थे। वे अपनी इमोशंस का इस्तेमाल कर पा रहे थे, इसलिए उन्हें बचाए रखना इस शहर के लिए खतरनाक था। तो यहाँ डॉन्टलेस फ्रैक्शन के हर टीम मेंबर के शरीर में वह ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया जाता है। इसके बाद एरोडाइट फ्रैक्शन उन्हें ऑर्डर देता है कि वे एविगेशन फ्रैक्शन के एरिया में जाएं और वहां के हर सदस्य को मार दें। और उनकी बात मानते हुए डॉन्टलेस ग्रुप के सभी लोग वहां की तरफ जाने लगते हैं। कुछ ही समय में वे वहां पहुंचते हैं और उन पर अटैक शुरू कर देते हैं। ट्रेस और फोर्ट यहाँ अपनी टीम में थे, लेकिन क्योंकि वे डाइवर्जेंट थे इसलिए वे अभी भी सुरक्षित हैं और उन्हें एरोडाइट ग्रुप ने कंट्रोल नहीं कर पाया। फिर भी वे यहाँ पूरी परिस्थितियों को ऑब्जर्व
करने के लिए कंट्रोल्ड होने का एक्टिंग कर रहे थे। लेकिन यह बात कुछ हद तक एरिक को समझ में आ जाती है, तो वह उन्हें सीधे जेनी के पास ले जाता है। और जब जेनी पहली बार फोर्ट को देखती है तो वह उसे पहचान लेती है। वह समझ जाती है कि फोर्ट असल में एविगेशन फ्रैक्शन के लीडर मार्कस का बेटा है। इतना ही नहीं, वह यह भी समझ जाती है कि ट्रैकिंग डिवाइस उनके शरीर में काम नहीं कर रहा है। इसलिए वह फोर्ट को उनके स्पेशल लैब में भेज देती है ताकि उसके शरीर में एक खास लिक्विड डाला जा सके। और वह अपने लोगों को ट्रेस को मारने का आदेश देती है, क्योंकि उसे पता चल गया है कि ट्रेस एक डाइवर्जेंट है। तो यहाँ जेनी के लोग ट्रेस को मारने आते हैं, लेकिन ठीक उसी समय ट्रेस की माँ वहाँ पहुँचती है और किसी तरह ट्रेस को बचाकर वहाँ से ले जाती है। वे दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान ट्रेस की माँ के शरीर में गोली लग जाती है और वह वहीं मर जाती है। दूसरी तरफ डोंटलेस फ्रैक्शन के लोग एविगेशन के लगभग सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं, यहाँ तक कि फोर्ट के पिता भी मर जाते हैं। वहीं फोर्ट के शरीर में एक खास तरह का लिक्विड डाला जाता है और उसे भी एरोडाइट के लीडर जेनी अपने कंट्रोल में ले लेती है और फोर्ट को ट्रेस को मारने का आदेश देती है। इसके बाद फोर्ट को बचाने के लिए जब ट्रेस उसके सामने आती है तो फोर्ट असल में ट्रेस को मारने की कोशिश करता है। वह ट्रेस पर हमला कर देता है, लेकिन फोर्ट के अंदर एक कमजोरी थी। वह शुरू से ही ट्रेस की आंखों में देकर उसे मार नहीं सकता था और यह बात ट्रेस को बहुत अच्छे से पता थी। इसलिए ट्रेस बहुत मुश्किल से उसे उसकी आंखों पर फोकस कराती है और उसका हुस्न वापस लाने की पूरी कोशिश करती है। चूंकि फोर्ट एक डाइवर्जेंट था, कुछ ही समय में वह फिर से कंट्रोल से बाहर हो जाता है। फिर वह सीधे एरोडाइट के लीडर जेनी को मारने के लिए चला जाता है, लेकिन जेनी फोर्ट को देखकर बहुत हैरान हो जाती है, क्योंकि फोर्ट के शरीर में उनका इतना स्पेशल लिक्विड भी काम नहीं कर रहा है। जेनी को अब समझ में आ जाता है कि फोर्ट असल में एक डाइवर्जेंट है। इसे समझते ही जेनी तेजी से उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन फोर्ट उल्टा जेनी के शरीर में एक लिक्विड डाल देता है, जिससे जेनी अब उसके कंट्रोल में आ जाती है। इसके बाद फोर्ट जेनी को आदेश देता है कि वह एरोडाइट फ्रैक्शन के कंप्यूटर पर मौजूद ट्रैकिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय करे। असल में इस ट्रैकिंग सिस्टम के जरिए ही सभी को उनके कंट्रोल में रखा जा रहा था। जेनी अनजाने में सारे ट्रैकिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिससे अब शहर के जीवित लोग सामान्य हो जाते हैं। थोड़े समय बाद जेनी अपना हुस्न वापस पाती है और जब वह देखती है कि उसने अपने हाथों से सब कुछ खत्म कर दिया है और अब वह चाहे भी तो किसी को कंट्रोल में नहीं रख सकती, तो वह बेहद गुस्से में आ जाती है। फिर जब भी वह ट्रेस को मारने जाएगा, ठीक उसी समय ट्रेस उल्टा उसके ऊपर हमला कर देती है और उसे चोट पहुंचाकर मार देती है। इसके बाद सब कुछ एकदम सामान्य हो जाता है, लेकिन ट्रेस ने यहाँ अपना पूरा परिवार खो दिया है, इसलिए वह बहुत दुखी थी। लेकिन ऐसे समय में उसके सामने उसका भाई आता है और उसे देखकर खुशी के आंसू बहाता है। ट्रेस यहाँ अपने भाई को देखकर एक अजीब सा शांति महसूस करती है, क्योंकि उसके माता पिता बचे नहीं हैं, लेकिन कम से कम उसका भाई तो जिंदा है। यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। इसी बीच फोर्ट अपने पिता मार्कस को देखता है और उसकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि उसे भी लगा था कि उसके पिता मर गए हैं। वहीं आज शहर में डॉन्टलेस ग्रुप के हमले के कारण पूरे शहर के लगभग आधे लोग मर चुके हैं और शहर का आधा हिस्सा लगभग पूरी तरह से तबाह हो गया है। लेकिन ट्रेस और फोर्ट यहाँ सभी को बताते हैं कि उन्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास अभी भी एक उपाय है। असल में ट्रेस और फोर्ट ने जेनी के कंप्यूटर के जरिए पता लगाया कि उनके इस शहर के बाहर अभी भी बहुत सारे शहर हैं जहां लोग बसना शुरू कर चुके हैं। इन सभी शहरों में सबसे खास एक शहर था, डाइवर्जेंट का शहर, जिसे मुख्य रूप से डाइवर्जेंट ग्रुप के लोगों ने बनाया था। लेकिन वहाँ सभी कैटेगरी के लोग मिलकर रहते थे। वहाँ कोई किसी के आदेश का पालन नहीं करता, बल्कि हर कोई स्वतंत्र रूप से अपनी मर्जी से रहता था। उस शहर में किसी भी तरह के नियम नहीं होते और लोग वहाँ अपने जीवन को बहुत खूबसूरती से एंजॉय कर सकते थे। लेकिन उस डाइवर्जेंट शहर का लोकेशन उन्हें नहीं पता था, इसलिए फोर्ट, ट्रेस का भाई साइरस और फोर्ट का पिता मार्कस मिलकर चारों लोग अपने शहर की एक ट्रेन में बैठकर डाइवर्जेंट सिटी खोजने निकलते हैं। साथ ही वे शहर के बाकी लोगों से वादा करते हैं कि जैसे ही डाइवर्जेंट सिटी मिल जाएगी, वे सबको वहां ले जाएंगे। तब तक वे सब मिलकर यहीं सरवाइव करेंगे। इस तरह वे नए शहर की तलाश में निकल पड़ते हैं।